Hello and very welcome to all of you. This is CA Vijay Sarda from VSmart Academy Pune. I am here with your case study 9 paper 6C international tax. So हम लोगों ने पेपर 7 पेपर 8 के ऑलरेडी केस स्टडीज यूट्यूब के ऊपर डाल दी है। उम्मीद है आप लोगों ने अब तक के देख लिया होगा, और नहीं देखा होगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फटाफट जाके केस स्टडी देखिए। पेपर 6C की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पेपर होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चंस पूछे हैं और जो केस स्टडी दी है उससे दूर दूर तक के कोई लिंक नहीं होता। ओल्ड सिलेबस के अंदर में या ओल्ड पीरियड के अंदर में अगर हम लोग देखें, ओल्ड सिलेबस बोल रहा हूँ मैं, ओल्ड पीरियड के अंदर अगर हम लोग देखें तो वहां पे बड़े बड़े क्वेश्चंस होते थे। अराउंड एक केस स्टडीज में 6 क्वेश्चन आते थे। अब ऐसा नहीं होता। अब 25-25 मार्क की केस स्टडी आती थी। पहले 50 मार्क की आती थी, अब 25-25 मार्क की केस स्टडी आती है। तो केस स्टडी रिलेवेंटली इजी हो जाती है। क्वेश्चंस बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, बट अगर आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये बात बहुत क्लियर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, केस स्टडी को सॉल्व करते वक्त हमेशा पेशेंस की जरूरत होती है। पेशेंस आपके पास बहुत होना चाहिए। और जब भी आप कोई केस स्टडी सॉल्व कर रहे हैं उसके आजू बाजू में लिखते जाइए कि कौन कौन से पॉइंट्स है जो आपको रिकॉल हो रहे हैं। आपके पास बुक होनी जरूरी है, चाहे वो मेरी बुक हो, एक इंस्टीट्यूट का बुक होना बहुत जरूरी है। ये 2 बुक से भी आपका काम हो जाएगा, आप देख लेंगे। ये जो केस स्टडी हम लोग ले रहे हैं ये ICAI ने केस स्टडी दी हुई है। हम उसके सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास के अंदर में बहुत सारे प्रॉब्लम डिस्कस किए, पर मैंने क्लास के अंदर भी आपसे वादा किया था कि मैं एक्स्ट्रा केस स्टडी सॉल्व करवाऊंगा, और ये है वो एक्स्ट्रा का पार्ट, राइट। सो आइए, केस स्टडी 9 जो मेरी बुक में दिया हुआ है, इंस्टीट्यूट के MTPs की भी केस स्टडी हम लोगों ने कवर करी हुई है। और बस आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, एंड दैट्स इट। यही एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है। केस 9 की हम बात कर रहे हैं जो बुक के अंदर अवेलेबल है। सो लेट्स स्टार्ट। आकाश ब्रिक्स लिमिटेड इज अ लीडिंग इंडियन कंपनी। कुछ बातें जो आपको फोकस करनी चाहिए। हो सकता है आपको टैक्स निकालने बोल दिया जाए, इसलिए इंडियन कंपनी वर्ड के ऊपर थोड़ा सा फोकस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो, सो आकाश ब्रिक लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी हैविंग नंबर ऑफ डिवीजन एंड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज ट्रेडिंग एक्टिविटी। इट्स अ ग्लोबल प्रेजेंस। इट हैज अ ग्लोबल प्रेजेंस, जिसका मतलब ये कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो ऑपरेट कर रही है इंडिया से। सिंस अगर कंपनी इंडियन कंपनी है, अगर कंपनी इंडियन कंपनी है तो कंपनी क्या हो गई, बाय डिफॉल्ट के अंदर हो गई रेसिडेंट। कौन हो गई बोलो बाय डिफॉल्ट के अंदर में? यस, बाय डिफॉल्ट के अंदर हो गई रेसिडेंट। और इसका ग्लोबल प्रेजेंस भी है, ठीक है। ये बातें आपको क्या स्ट्राइक करवाती है? ये बातें हो सकता है ट्रांसफर प्राइसिंग में आपको 92D दैट इज रिकॉर्ड मेंटेनेंस के बारे में बात करें, जो लोकल फाइल एंड मास्टर फाइल के बारे में बात होती है, उस बारे में आपसे ये बात कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक के इतना ही। इट हैज फ्यू फॉरेन सब्सिडरीज। इस कंपनी की फ्यू फॉरेन सब्सिडरीज है। जैसी सब्सिडरी का नाम लिया, एक चैप्टर आपके माइंड में जो स्ट्राइक होना चाहिए, और वो स्ट्राइक होना चाहिए ट्रांसफर प्राइसिंग। इट हैज फॉरेन सब्सिडरीज फॉर दिस केस स्टडी। इस केस स्टडीज के लिए 3 चीजों को ध्यान में रखना है। S इनकॉर्पोरेशन जो सिंगापुर में लोकेटेड है, N इनकॉर्पोरेशन जो न्यूयॉर्क USA में लोकेटेड है, A LLC जो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है, रिलेवेंट। तो 3 कंपनी, 3 सब्सिडरीज जो इन्होंने बताई है। बहुत सारी सब्सिडरीज में से 3 सब्सिडरीज के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। मैं बता दूं ये एक ओल्ड केस स्टडी है जो इंस्टीट्यूट ने दी थी। इसके अंदर भले आपको 3 से ज्यादा क्वेश्चन मिल सकते हैं, बट सारे इजी होंगे और कंसेप्ट होंगे जो हमने क्लास में किए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ALLC कहां थी? पर्थ ऑस्ट्रेलिया। ALC incorporated on 1st November is engaged in various type of e-commerce activity. It has a website present in Indian soil. एक मिनट, यहां से आपको क्या पता चलना चाहिए? यहां से आपको पता चलना चाहिए 2019 का जो अमेंडमेंट सेक्शन 9 के अंदर में हुआ है, जिसके अंदर में उन्होंने कहा था कि अगर आपका प्रेजेंस होता है एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर डाउनलोड होता है तो हम उसको क्या मानेंगे? हम उसे डीम्ड टू अक्रूर अराइज इन इंडिया मानेंगे। हम उसका बिजनेस कनेक्शन, डीम्ड बिजनेस कनेक्शन इंडिया में मानेंगे। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस उसका कहां मानेंगे? इंडिया में मानेंगे, वेबसाइट का, ठीक है। वेबसाइट से रिलेटेड आपको एक और बात क्लिक करनी चाहिए कि इसका सर्वर कहां है, वहां उसका टैक्सेबिलिटी डिपेंड करता है, राइट। याद होगा तो लेक्चर के अंदर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जहां वेबसाइट का सर्वर होता है वहां उसकी टैक्सेबिलिटी आती है। और यही हमने अमेजोन और अलीबाबा के बारे में भी डिस्कस किया था कि ये लोग जानबूझ करके अपने जो सर्वर्स है ये कहां रख रहे हैं? ये टैक्स हेवेंस के अंदर में रख रहे हैं, सो दैट इनकी टैक्सेबिलिटी 0 हो जाए। एक वेबसाइट से यहां पता चलता है। दूसरा, जब वो ई कॉमर्स एक्टिविटी के अंदर में, तो हो सकता है इक्वलाइजेशन लेवी का भी डिटेल यहाँ पे आपसे पूछ ले। आपका माइंड यहाँ पे इस तरह से स्ट्राइक करना चाहिए। तो हो सकता है यहाँ पे 2 चीजें आपको, एक सेक्शन 9 का रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल जाए, दूसरा आपको इक्वलाइजेशन लेवी का रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल जाए, ठीक है। दूसरा,
एन इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइड्स टेक्निकल नो हाउ टू इंडियन कंपनी, सिंस ये टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड कर रही है एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस तो वो है ही है. So N Incorporation provides technical know-how to Indian company DC and is in receipt of royalty. Royalty receipt जो होती है ये source base पे taxable होती है, residence basis पे नहीं. ये हमें हमेशा याद रखना है. As per an agreement of provision of know-how, the agreement is within the industrial policy condition laid by the central government. तो central government ने इस agreement को approve किया हुआ है. एस इनकॉर्पोरेशन जो तीसरी है, अब देखो इंस्टीट्यूट घुमाने के लिए कैसे करता है, उनने बोलने के लिए सीक्वेंस क्या दी, एस एन और ए, पर नीचे डिटेल देते वक्त ए एन और एस, यहां वो बच्चों को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, अगर बच्चे का ध्यान नहीं हुआ तो. एन इनकॉर्पोरेशन डन, एस इज एंगेज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी एंड इट हैज प्रेजेंस इन इंडिया एंड आल्सो ऑपरेटिंग अ ब्रांच एट दिल्ली. ब्रांच एट दिल्ली अगर बोला जाए, ब्रांच एट दिल्ली अगर बोला जाए तो यहां से आपको तुरंत एक चीज स्ट्राइक करनी चाहिए और वो स्ट्राइक करना चाहिए पीई, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट. जी हां, हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 5 कोई भी डीटीडब्ल्यू उठा करके दे दो, आर्टिकल नंबर 5 डील करता है आपके परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट से. यस और नो, हर डीटीडब्ल्यू में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट क्या होगा ये बताया हुआ है. दो इंडिया में हम इंडियन कंपनी के लिए बीसी देखते हैं, दैट इज बिजनेस कनेक्शन, बट परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट फॉरेन कंपनी का अगर इंडिया में है तो इसकी टैक्सेबिलिटी इंडिया में आएगी, ये बात याद रखनी होगी. सो एस लिमिटेड का ब्रांच है इंडिया में, मतलब उसका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है. आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है. कंपनी ओन्स अ शिप एंड अ एरोप्लेन विच ऑपरेट फ्रॉम इंडियन पोर्ट टू वेरियस पोर्ट अक्रॉस द वर्ल्ड. ABL is planning to file an application with the AAR for seeking advance ruling. ठीक है, वो प्लान कर रहा है, क्या प्लान कर रहा है, वो प्लान कर रहा है अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को एक एप्लीकेशन देने की. तुरंत आपको याद करना चाहिए अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग क्या करता है. क्या ये टैक्स प्लानिंग में मदद करता है, आंसर इज नो. क्या ये फेयर मार्केट वैल्यू निकाल करके देता है, नो, आंसर इज नो. तो फिर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग क्या देता है, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग रूलिंग देता है, रूलिंग देता है. यस, किस बात की, राइटिंग, अ डिसीजन इन राइटिंग. किसके ऊपर बाइंडिंग होगा ये, असेसी जिसने लिया, जिस ट्रांजैक्शन के लिए लिया, एज वेल एज डिपार्टमेंट के ऊपर ये क्या होता है, बाइंडिंग होता है. ये बातें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए. एडवर्टीजमेंट कंपेन, ओहो जिसका मुझे शक था, एडवर्टीजमेंट कंपेन जैसे ही बोल दिया इक्वलाइजेशन लेवी आ जाएगा, क्योंकि नॉन रेसिडेंट को पेमेंट होगा तो इक्वलाइजेशन लेवी चैप्टर आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए, राइट. ABL decided to expand overseas market and in this context it has engaged the services of a two foreign company PST and DLM. तो दो कंपनी को एंगेज किया है ओवरसीज मार्केट में डेवलपमेंट के लिए. PST एक लंदन बेस्ड कंपनी है एंड हैज अ ब्रांच इन इंडिया, मतलब PST का PE कहां हो गया, इंडिया में. जहां ये इतना ब्रांच ब्रांच करे, आपको समझ लेना है कि बॉस ये लोग परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का एक क्वेश्चन तो डालेंगे. DLM is incorporated in Colombo and does not have a PE in India. So DLM का there is no PE in India. During the year, ABL has spent 2.10 crores on the digital online advertisement. ठीक है, 1.2 करोड़ टू PST. एक मिनट बताइए, ये क्वेश्चन पूछे उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं. बताइए PST को जो हम 1.20 करोड़ रुपीस पे कर रहे हैं आउट ऑफ 2.10 करोड़, क्या इसके ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट होगा या नहीं होगा. इसका पी इंडिया में है, मैं कहता हूं इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट नहीं होगा. सर क्यों नहीं होगा बताओ. इक्वलाइजेशन लेवी कौन करता है, अगर कोई इंडियन एंटिटी है वो करता है जब वो नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहा है फॉर स्पेसिफाइड सर्विसेज इफ इट एक्सीड द प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ ₹1 लाख, या फिर फॉरेन कंपनी जिसका पीई कहां हो, इंडिया में हो, ये अगर किसी दूसरे को पेमेंट करता है तो इक्वलाइजेशन लेवी कर रहा होता है. अब ऐसे केसेस में पीएसटी जो खुद जिसका पीई इंडिया में है, अगर आप इसको कोई पेमेंट कर रहे हो, इस पे इक्वलाइजेशन लेवी का प्रोविजन नहीं है, उसका पीई आउटसाइड इंडिया होना चाहिए. मतलब टेक्निकली हम जो 90 लाख रुपीस का पेमेंट कर रहे हैं, किसको पेमेंट कर रहे हैं, डीएलएम को, इसके ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी जरूर आएगा क्योंकि इसका पीई इंडिया में नहीं है. सो एक पॉइंट आगे जाके वो पूछ सकते हैं, बट यहां तक कि आपको इतनी चीजें फटाफट स्ट्राइक करनी चाहिए. आप लोगों ने इक्वलाइजेशन लेवी चैप्टर पढ़ लिया होगा, तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है इक्वलाइजेशन लेवी के, राइट. हम लोगों ने शुरुआत में डिस्कस किया था कोई प्रोविजन भी पढ़ने से पहले. नेट रिजल्ट ऑफ एसआई, नेट रिजल्ट ऑफ एसआई. नाउ हु इज एसआई, यहां तक के ऐसा होता है कि आप आते आते सब भूल जाएंगे. एसआई इज लोकेटेड इन सिंगापुर.
The net result of SI, that is S Incorporation, for the year ended 31st March for branch in India, the net results for the year is net profit prior to adjustment 20 lakh, share of head office expenses 45 lakh. अच्छा जी, यहाँ पे क्या याद रखना चाहिए आपको, यहाँ पे आपको पेपर 7 का एक प्रोविजन आता है जो पेपर 6C में भी है, हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर वाला पॉइंट. 44 की सीरीज में था ये सेक्शन जो कहता था कि आपको हेड ऑफिस एक्सपेंसेस कितने अलाउ होने वाले हैं. अगर आपको याद हो तो 5% बिफोर एनी काइंड, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट और एक्चुअल एक्सपेंसेस विच एवर इज लोअर का प्रोविजन हम लोगों को प्रोवाइडेड था. हेड ऑफिस एक्सपेंसेस 44C के साथ डील हो रहे थे जो कहता था कि हेड ऑफिस एक्सपेंसेस एक लिमिट तक के अलाउड है. हो सकता है प्रॉब्लम में इस बारे में भी कोई बात दी हो, ये चीज आपको क्लिक करनी चाहिए. सर ये बार बार आपको क्लिक हो रही है, हमको क्लिक नहीं हो रही, कैसे पता करें? मल्टीपल केस स्टडी सॉल्व करो, मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करो, जो प्रोमिनेंट प्रोविजन है उनको बार बार रिकॉल करके देख लो, आपको आराम से हो जाएगा. अगर तुम पेपर 6C को लास्ट डे के लिए छोड़ते हो कि चलो मैं लास्ट डे के अंदर में पढ़ लूंगा, पढ़ने का काम नहीं हो सकता. पेपर 6C रिवाइज हो सकता है, पढ़ा नहीं जा सकता, मैं आपको बता रहा हूं. आगे बढ़ते हैं. नेट लॉस आया था 25 का, ठीक है सर. रॉयल्टी रिसिप्ट ऑफ एनआई. नाउ हु इज एनआई? एनआई अगर आपको याद हो तो ये क्या दे रहा था, अपने टेक्निकल नो हाउ दे रहा था इंडियन कंपनी को, और एनआई को रॉयल्टी रिसीव हो रहा है. दो बातें आपको याद रखनी होगी. रॉयल्टी रिसीव जो हो रही है, रॉयल्टी रिसीव जो हो रही है उसके टैक्स रेट क्या होंगे? 10%. यस और नो? जो रॉयल्टी रिसीव हो रही है उसके टैक्स रेट क्या होंगे? 10%. NI received a royalty of 30 lakh from DC during the financial year and it has incurred an expenditure of 3 lakh in India for earning the same. ठीक है, रॉयल्टी से रिलेटेड खर्चे अलाउ होंगे क्या, इस बारे में भी आपको प्रोविजन याद रखनी होगी. आइए क्वेश्चंस चालू करते हैं. यहां तक के हम लोगों ने देखा कि एक इनकॉर्पोरेशन है, इनकॉर्पोरेशन ने कई बातें कही है और उसके 3 सब्सिडरीज है जिससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उन लोगों ने क्या किया, प्रोवाइड की है. क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले या एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले आपको ये बात जान लेना बहुत जरूरी है कि पहले क्या सॉल्व करें. कोई भी चीज सॉल्व कीजिए जो आपको इजी लगती है. हालांकि मैं चाहूंगा इसके क्वेश्चन पहले इजीली अटेम्प्ट कर ले, क्योंकि आपको लिखना कितना है और क्या है उस पर डिपेंड करता है. सर क्वेश्चन में कितना लिखना है ये डिपेंड करता है वो कितने मार्क्स के लिए पूछा है. यस और नो? The board of director wish to know whether the existence of a website in Indian soil constitute a PE or not. जैसा कि मैंने कहा था, जो डिटेल ये दे रहे हैं उस हिसाब से मुझे जरूर पता था कि ये परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट पूछेंगे ही. तो आइए परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात कर लेते हैं. परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट कहां लिखा होता है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो आर्टिकल 5 किसी भी डीटीडब्ल्यूए का, हर डीटीडब्ल्यूए का आर्टिकल 5 आपको परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट डिफाइन करने बोलता है. हर जगह परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट डिफाइंड है. इनफैक्ट इंडिया ने आज तक के जितनी भी ट्रीटी की है उन हर ट्रीटीज के अंदर में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट वर्ड बहुत अच्छे से डिफाइंड है. यस और नो? अच्छा, अगर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट वर्ड डिफाइंड नहीं है या कोई ट्रीटी डिफाइन नहीं करती तो एक जनरल परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का डेफिनेशन 92F भी आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि सेक्शन 2 में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है ही नहीं. पर 92F जब डीटीडब्ल्यू की बात आती है या ट्रांसफर प्राइसिंग की बात आती है तब ये वर्ड बहुत ज्यादा काम का आ जाता है. और यहाँ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट डिफाइंड है जो कहता है कोई एक फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए जहां से बिजनेस एक्टिविटी कैरी आउट हो रही हो. मे बी इट्स अ ब्रांच, ऑफिस, वेयर हाउस, वर्कशॉप, एनीथिंग वेयर अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस. अब अगर हम वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट में कभी भी कोई एक फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता. तो सर वेबसाइट क्योंकि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म होती है और हर जगह एप्लीकेबल होती है अनलेस इट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय देयर ओन लॉज. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने यूट्यूब को बैन कर रखा है. तो ऐसे केसेस के अंदर में क्या होता है, ऐसे केसेस के अंदर में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट डीटीडब्ल्यू में डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है. यस और नो? नाउ अब वेबसाइट का प्रेजेंस कहां माने? जस्ट बिकॉज वेबसाइट इज अवेलेबल इन इंडिया तो क्या वेबसाइट का परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट यहां मान करके उस पर इंडियन टैक्स लॉज लगा दिए जाएं या डीटीडब्ल्यू के बेनिफिट्स दे दिए जाएं? द आंसर इज नो. वैसे मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 1 जो ओईसीडी ने अपने टैक्स ट्रीटीज के आर्टिकल्स भी दिए हुए हैं उसके अंदर भी उन्होंने कहा था कि बॉस परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट के अंदर में वर्चुअल पीई नाम का कॉन्सेप्ट भी लेकर के आए. वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था. मतलब देख लीजिए, जो इंटरनेशनली चीजें हो रही है ये इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट करता है, जो इंटरनेशनली एक इशू है. क्योंकि आर्टिकल 1 ऑफ ओईसीडी आपसे क्लियर कट बोलता था, मैं आपको याद दिला दूं, आर्टिकल 1 ऑफ ओईसीडी आपसे क्लियर कट बोलता था कि भैया क्या करो, आप
अपना वर्चुअल पीई, हर कंपनी को कहा गया था कि अपना वर्चुअल पीई का कंसेप्ट लेकर के आओ, और इसी के तहत इंडिया ने 2017 से तैयारी शुरू कर दी थी, और 2019 में आकर के हम लोगों ने डीम्ड बिजनेस कनेक्शन, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस वर्ड इंक्लूड किया सेक्शन 9 के अंदर में। यस और नो? अब अगर मैं आर्टिकल 1 ऑफ ओईसीडी प्लस आर्टिकल 5 ऑफ डीटीडब्ल्यूए को बात करूं, तो यहां पे मेजरली आपको रिकमेंड किया गया था आप वर्चुअल पीई लाओ। आर्टिकल 5 ऑफ डीटीडब्ल्यूए आपको बताता है परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट क्या है, पर उसके ऊपर एक और बात है, वेबसाइट के केस में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट कहां माने। जनरली वेबसाइट के केस में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट वहां माना जाता है जहां उसका सर्वर है, और अगर आप देखोगे फेसबुक, अमेजॉन, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, इन सभी ने अपने सर्वर्स को टैक्स हेवेंस में जाकर के रखा हुआ है। वर्जिन आइलैंड्स ऐसी जगह पे रखा हुआ है, हांगकांग ऐसी जगह पे रखा हुआ है, दुबई टैक्स फ्री जोन, यहां पे अपने सर्वर्स को रखा हुआ है ताकि इनकी जो ग्लोबल इनकम आए, राइट, इससे कुछ भी अफेक्ट ना हो। बहरहाल क्वेश्चन क्या है, the board of directors wish to know whether the existence of a website on Indian soil constitute a PE। क्या इंडियन सॉइल के ऊपर अगर कोई वेबसाइट है तो क्या हम इसे PE मान लेंगे? आंसर इज नो। जब तक यहाँ पे सर्वर नहीं आता तब तक हम उसे PE नहीं मानते। अब इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सबसे पहले PE का डेफिनेशन लिखें और फिर ये बताए मियर एग्जिस्टेंस, ये बात मॉड्यूल में भी लिखी है, मियर एग्जिस्टेंस ऑफ अ वेबसाइट इन एन इंडियन सॉइल डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ PE, there has to be a server in India in order to constitute a PE। तो चेक कीजिएगा सॉल्यूशन क्या है, वेबसाइट ऑन इंडियन सॉइल वेदर ए PE, मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन। The term permanent establishment has not been defined in section 2 as per 92F। permanent establishment includes a fixed place of business, उन्होंने प्रोफेशन नहीं बिजनेस वर्ड बोला है क्लियर कट, through which the business of enterprises is wholly or partly carried out। The term PE includes, so definition is relatively an inclusive definition, a place of management जहां से मैनेजमेंट होगा या बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो यहाँ पे सिचुएटेड होगा, राइट, अ ब्रांच और ऑफिस और अ फैक्ट्री और अ वर्कशॉप, माइन और वेयर हाउस। सो इट कुड बी अ ब्रांच जहां से बिजनेस एक्टिविटी कैरी आउट होती होगी, फॉर एग्जाम्पल लाइसेंस ऑफिस हो सकता है, ऑफिस किसी चीज का पर्टिकुलर ऑफिस, फॉर एग्जाम्पल MI का यहाँ पे ऑफिसेस हैं, फैक्ट्री फॉर एग्जाम्पल यू नो एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे है, सैमसंग का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे है, वर्कशॉप जैसे आपके कोई वर्कशॉप्स यहाँ पे कंडक्ट हो रहे हैं, नॉट वर्कशॉप, वर्कशॉप इन द सेंस असेंबलिंग यूनिट यहाँ पे, माइंस and warehouse। in most of the DTA an exhaustive definition of permanent establishment is given। ये कहाँ given होती है मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल नंबर 5, ये हमने डिस्कस भी किया था कि आर्टिकल नंबर 5 हर DTW में होता ही है मैंडेटरीली, राइट, wherein several more items are enumerated, राइट। आर्टिकल नंबर याद आ रहा हो तो ठीक है, पर मैंने आपको बताया था कुछ ही आर्टिकल नंबर है जो आपको बहुत प्रोमिनेंटली याद रखना है, उसमें 5 था, 7 था बिजनेस प्रॉफिट, 12 था रॉयल्टी टैक्सेशन एंड इंटरेस्ट टैक्सेशन हम लोगों ने देखे थे, ये कुछ ऐसे थे, एक था 25 एंड 26, ये वो आर्टिकल नंबर थे जो मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि आपको याद रखना है। अ वेबसाइट इज अ सेट ऑफ वेब डॉक्यूमेंट, आप ये लिखो या ना लिखो मेरे हिसाब से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनने दिया है। अ वेबसाइट इज अ सेट ऑफ वेब डॉक्यूमेंट बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, इट कंसिस्ट ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम इन अ डिजिटल फॉर्म। मतलब आईटी अगर थोड़ा बहुत याद हो आईपीसीसी का तो वो लिख देना, विच इज स्टोर्ड इन सर्वर्स, ये काम की चीज है, विच इज स्टोर्ड इन सर्वर्स, सो आप इसको शॉर्ट फॉर्म करके लिख सकते हो, इट इज अ सेट ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम विच इज स्टोर्ड इन सर्वर्स, विच इज एक्सेसिबल थ्रू इंटरनेट। A website does not normally implies a fixed place of business, even though in case of some entity some business could be transacted through a website। Thus mere presence of a website in Indian soil without anything more will not amount to PE। Now what is anything more? That means server। तो website as well as server आपका यहाँ अवेलेबल हो तो हम PE constitute कर सकते हैं, अदरवाइज ये PE नहीं है। If a website contain merely information about the concern, the website cannot be regarded as permanent establishment। Where the website is being used as virtual office for transaction, order for purchases or sales, or for rendering services for more than usual basis, then it would be regarded as permanent establishment if the server supporting the website is located in इंडिया। तो आप यहां से अगर दो चीजें कर रहे हैं, आप यहां पे सिर्फ ब्रांच ना लेकर के परचेज सेल एक्टिविटीज भी कर रहे हैं प्लस सर्वर्स यहां पे रखते हैं, तो हम कह सकते हैं आपका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है। तो सवाल जो हमसे पूछा गया था कि क्या मियर वेबसाइट प्रेजेंट है इंडियन सॉइल में, तो क्या हम इसे ये
परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का दर्जा दे सकते हैं? आंसर इज नो, नहीं दे सकते। दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन। रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स चेक। ब्रीफली स्केच द टैक्स इम्प्लीकेशन एंड टीडीएस इम्प्लीकेशन। यहां पे आपसे दो चीजें पूछ रहे हैं, एक टैक्स इम्प्लीकेशन, दूसरा टीडीएस इम्प्लीकेशन, इंक्लूडिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस। ये भी बताना है कि अगर उन पे टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ तो क्या होने वाला है। आपने टीडीएस डिडक्ट करना था, डिडक्ट नहीं किया, तो पहला 40A पीजीबीपी पेपर 7 आपको याद रखना पड़ेगा। 40A7 के अंदर में 100% डिसअलाउंस अट्रैक्ट करेगी, प्लस पेनल्टी जो आपके ऊपर अट्रैक्ट करेगी वो अलग। in respect of advertisement charges paid by ABL to PST and DLM। जैसा कि मुझे उम्मीद थी इन्होंने बिल्कुल वही क्वेश्चन पूछ लिया। वापस क्वेश्चन में जाते हैं जहां हमने कुछ चीजें लिख रखी थी। इधर मेरे भाई, आपको बार बार क्वेश्चन विजिट करना चाहिए सो दैट आपसे कुछ छूट ना जाए। एडवर्टीजमेंट कैंपेन वाला क्लॉज आपको फिर से पढ़ना चाहिए। एबीएल डिसाइडेड टू एक्सपांड ओवरसीज, और इसी के लिए उन्होंने पेमेंट किया है पीएसटी और डीएलएम को। पीएसटी एक लंदन बेस्ड कंपनी है जिसका पीई इंडिया में है, और डीएलएम इनकॉर्पोरेटेड है कोलंबो में जिसका पीई इंडिया में नहीं है। तो पीएसटी को जो पेमेंट हो रहा है उस पर इक्वलाइजेशन लेवी नहीं आएगा, क्योंकि आप इक्वलाइजेशन लेवी करने के लिए आपको जो पेमेंट होना चाहिए वो नॉन रेसिडेंट को देना है जिसका पीई इंडिया में नहीं हो। डीएलएम इसका 90 लाख कवर होगा, याद होगा तो आपको 1 लाख के ऊपर का जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं, 1 लाख के ऊपर का जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं, इस पे 6% की इक्वलाइजेशन लेवी आपको क्या करनी होती है, देनी होती है। सो टेक्निकली 6 9 54, 5,40,000 का आपको क्या आने वाला है, इक्वलाइजेशन लेवी आने वाला है। कौन से पेमेंट पे, जो पेमेंट किसको किया है, डीएलएम को किया है फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड। क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स। अगर मार्क्स कम होंगे तो डायरेक्ट आंसर लिखो, अगर मार्क्स ज्यादा है तो मेरे हिसाब से आपने पूरा का पूरा सबसे पहले इक्वलाइजेशन लेवी का प्रोविजन लिखना चाहिए। सर इक्वलाइजेशन लेवी का प्रोविजन क्या हमने क्लास में किया है? ऑफ कोर्स गधेड़ा, जा करके देख। इक्वलाइजेशन लेवी का टॉपिक खोलो, इक्वलाइजेशन लेवी का चार्जिंग सेक्शन आपने यहाँ पे लिखना है कि किसको पेमेंट करने पे क्या होता है, एज वेल एज डीएलएम लिखना है अलग और पीएसटी लिखना है अलग। यहाँ पे उन्होंने आपसे 2 आंसर मांगे और दोनों आंसर पे आपको डील करना है, ठीक है। आ जाओ। An equalization levy of 6%, an equalization levy of 6% is attracted in respect of amount of consideration for specified services। ये जो important word है मैं वो आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। For specified services received or receivable by a non-resident, by a non-resident not having PE in India from a resident in India who carries out business or profession, or from a non-resident or from a नॉन रेसिडेंट हैविंग पी इन इंडिया। तो अगर कोई रेसिडेंट पे कर रहा है या नॉन रेसिडेंट जिसका पी इंडिया में है वो कोई दूसरे नॉन रेसिडेंट को जिसका पी इंडिया में नहीं है इसको पे कर रहा है, किसके लिए? स्पेसिफाइड सर्विसेज। आपको याद होगा स्पेसिफाइड सर्विसेज में 3 ही चीजें, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, डिजिटल एडवर्टीजमेंट या एनी अदर सर्विसेज एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सो स्पेसिफाइड सर्विसेज मींस ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, डिजिटल एडवर्टीजमेंट or any other services notified by central government. Equalization levy shall not be levied where non-resident provides specified services as a permanent establishment in India. Aggregate consideration does not exceed 1 lakh and where payment is not for carrying out any business or profession, right? तो ऐसे केसेस में 3 केसेस में इक्वलाइजेशन लेवी नहीं आएगा। पहला, अगर आपका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में है इक्वलाइजेशन लेवी नहीं आएगा। तो टेक्निकली जो पीएसटी को हम पेमेंट कर रहे हैं उस पर इक्वलाइजेशन लेवी नहीं आएगा। यस और नो? सर इक्वलाइजेशन लेवी नहीं आएगा मतलब इक्वलाइजेशन लेवी नहीं भी आता तो मैंने, अगर आपको याद हो तो लेक्चर के अंदर में बोला था सेक्शन 195 जरूर अट्रैक्ट कर जाएगा। अगर इक्वलाइजेशन लेवी नहीं आता है तो सेक्शन 195 अट्रैक्ट कर देता है और आपको 195 के तहत फिर टीडीएस करना होता है, रेट इन फोर्स, रेट प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट एंड 20% विच एवर इज लोअर, 20 या 30 डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पेमेंट, विच एवर इज लोअर। एक मिनट, शायद मैं लोअर गलत बोला हूं, आइए चेक करते हैं। Where DLM has no PE in India,
In the present case, the assessee is required to deduct equalization levy of 5,40,000 at the rate of 6% on 90 lakh being payment provided to DLM and services given by DLM. पेमेंट मेड टू पीएसटी हैविंग पीए इन इंडिया, इसके ऊपर क्या इक्वलाइजेशन लेवी आएगा? नहीं, पर 195 के अंदर 195 के अंदर में डिडक्शन होना चाहिए. अगर 195 के अंदर में डिडक्शन नहीं होता तो 100% डिसअलाउंस 40AI के अंदर होगा. Equalization levy would not be attracted where the non-resident service provider has a PE in India. Therefore, the ABL is not required to deduct equalization levy on 1.2 crore being the amount paid towards online services. However, tax has to be deducted under section 195 in respect of such payment to PST. Yes or no? Non-deduction would attract the disallowance under 40AIA of 100% of the amount while computing the business income, and non-deduction of equalization levy would attract disallowance under section 40AIB of 100%. याद होगा तो ये अमेंडमेंट वाला पार्ट था, ये भी इसके अंदर में इंक्लूड कर देना. दो मैं भूल गया था बट आपको ये याद रखना चाहिए, मुझे भी याद होना चाहिए था. 40AIB भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा. ओके, कंटिन्यूइंग टू द टू अबव. अब हम आ गए हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर. कंटिन्यूइंग टू अबव, इफ द पेमेंट मेड इज नेट ऑफ टैक्सेस, can the assessee claim that since it is borne the tax burden, it will not issue any tax deduction certificate to the payee? Advise the board of directors suitably. मीनिंग समझिए, ये क्वेश्चन पेपर 7 से रिलेटेड है. टेक्निकली बोलूं तो हाँ, ये पेपर 7 से रिलेटेड क्वेश्चन है एंड that has to be dealt in a very important point. Many time the payer has a responsibility to bond the TDS. सीधे शब्दों में एजेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट. कई बार असेसिंग ऑफिसर जो पे कर रहा है नॉन रेसिडेंट को, उसको एजेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट ट्रीट करके उसको टीडीएस लाइबिलिटी पे करने लगाते हैं, राइट? अब ऐसे केसेस में जब व्यक्ति ने अमाउंट भी पे किया और टैक्स भी बॉन्ड किया है तो अकॉर्डिंगली सेक्शन 195A अप्लाई होता है और आपको ग्रॉसअप करना पड़ता है इतना अमाउंट जो आफ्टर टीडीएस आएगा. साथ साथ में मैं आपको बता दूं, सेक्शन 203 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बात करता है टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने की. टीडीएस सर्टिफिकेट हमें इशू करना पड़ता है विद इन प्रिस्क्राइब डे, दैट इज 15 डेज आफ्टर द डेट ऑफ फाइलिंग द टीडीएस रिटर्न. नाउ टीडीएस रिटर्न भरना मैंडेटरी है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत पहले ही इन 90s ओनली, टू बी वेरी प्रिसाइज, आई एम नॉट कंफर्म अबाउट द डेट, इन 1990s ओनली की सीरीज में ही आपको एक सर्कुलर इशू हो चुका था कि आप टीडीएस सर्टिफिकेट मैंडेटरीली इशू करेंगे और इसके अंदर बहुत ज्यादा नॉन कंप्लायंस भी हो रहे थे. इसी के लिए गवर्नमेंट ने खुद ट्रेसेस की वेबसाइट जब बनाई तब ऑटोमेटिक टीडीएस सर्टिफिकेट जनरेशन आया, जिसके तहत आज क्या होता है, आज अगर किसी को भी टीडीएस सर्टिफिकेट का जनरेशन होता है तो वो ऑनलाइन जाकर के अपना पैन नंबर डाल करके क्या कर सकता है, टीडीएस सर्टिफिकेट निकाल सकता है. यस और नो? और ये लाया ही इसलिए गया था क्योंकि लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी. वो टीडीएस तो कट कर लेते थे लेकिन सर्टिफिकेट इशू करने में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था और इसी के लिए अब ऑटोमेटिक जनरेशन हो जाता था. बट इन एनी केस टीडीएस सर्टिफिकेट जनरेशन मैंडेटरी है, ये बात याद रखनी है. अब सवाल क्या पूछता है यहाँ पे? वो सवाल पूछ रहा है कि असेसी ने कोई पेमेंट किया है नेट ऑफ टैक्सेस, कैन द असेसी क्लेम दैट सिंस इट इज बॉर्न द टैक्स बर्डन. असेसी बोलता है कि मैंने जो पेमेंट किया है नॉन रेसिडेंट को, ये नेट ऑफ टैक्सेस है और जो टैक्स का बर्डन है अब ये मैं बेयर कर रहा हूं. तो फिर सामने वाले को टैक्स सर्टिफिकेट देने का लॉजिक क्या है? वो बोलता है कि जब मैं पे कर रहा हूं तो मैं टैक्स सर्टिफिकेट नहीं दूंगा. क्या असेसी करेक्ट है? आंसर इज नो. कुछ भी हो जाए उसे टैक्स सर्टिफिकेट तो देना ही देना है. ये प्रूव करने के लिए कि बॉस हमने टीडीएस डिडक्ट किया है, एक्नॉलेजमेंट है ये. सेक्शन 195A enjoins that where an agreement the tax chargeable on any income is to be borne by person by whom income is payable, टैक्स वो बेयर कर रहा है जो इनकम भी पे कर रहा है, then for the purpose of deduction of tax at source such income shall be increased. सीधे शब्दों में आप क्या बोलना चाह रहे हो? ग्रॉस अप कर देना. Such income shall be increased to such amount as would after deduction of tax thereon be equal to the net amount payable under the agreement. आपको उतने अमाउंट की एंट्री पास करनी होगी
ग्रॉस अप करके। हम वैसे भी टीडीएस अगर नेट देते हैं तो उसे ग्रॉस अप करते हैं, ये बात हमने टीडीएस में डिस्कस करी है। As per section 203, every person deducting the tax shall furnish to the deductee a certificate of deduction of tax in the prescribed form and no exception has been provided in this regard। बिल्कुल सही जवाब। सेक्शन 203 के अंदर में कोई एक्सेप्शन नहीं है कि इन एक्सेप्शंस में आपको टीडीएस टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं देना है, हर एक केस में आपको टीडीएस सर्टिफिकेट देना ही देना है। The CBDT has wide circular 785 24/11/99, जैसे कि मैं आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था, आई एम नॉट वेरी प्रिसाइज अबाउट द ईयर, बट यहाँ पे उन्होंने भी दे रखा है। सो सर्कुलर 785 डेटेड 24/11/99, आपको ये बिल्कुल याद नहीं रखना है। क्लैरिफाइड दैट इवन इन दोस केसेस वेयर द टैक्स हैज बीन borne by the payer of income under an agreement, the payer is under the legal obligation to furnish a TDS certificate। तो पेयर को लीगल ऑब्लिगेशन है क्या देने की, TDS certificate देने की। Therefore, in the view of ABL, that the payee PST is not entitled for TDS certificate is incorrect। As regards to payment of DLM, there is no provision। DLM से related तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आप उस केस में इक्वलाइजेशन लेवी दे रहे हैं, तो उसमें TDS सर्टिफिकेट देने का कोई मैटर ही नहीं है। लास्ट वाला पॉइंट नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। हाँ, 3 क्वेश्चन अब तक हम लोगों ने डील किए, जिनमें से पहले 2 क्वेश्चन को तो मैं कहूंगा कि यस, आपको इस पे पेपर 6C की क्लैरिटी होनी जरूरी है, लेकिन लास्ट इसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि आपको पेपर 7 की भी क्लैरिटी लगेगी। और मैंने आपको ये लेक्चर के अंदर में भी बोला था कि यस, आपको इसके अंदर की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिएगा, पहले आप पढ़ लें फिर डिस्कस करते हैं। डन सर? चलिए, लेट अस स्टार्ट। The board of directors desires to know the total income of SI। SI कौन था? पहला। In India, for income tax purpose, you are required to compute the same and give a brief note on applicable provision। SI की टोटल इनकम निकालनी है। ऊपर जाओ क्वेश्चन में वापस। नेट रिजल्ट्स ऑफ SI दिख रहा है आपको, इसमें हेड ऑफिस एक्सपेंसेस भी है। याद होगा तो ये सेक्शन 44C डील करता है। कहां लिखा होगा सर? टैक्सेशन ऑफ नॉन रेसिडेंट के अंदर में प्रिजम्पटिव इनकम वाले पार्ट के अंदर में 44C दिया होगा। 44C एक लिमिट लगाता है हेड ऑफिस एक्सपेंसेस के ऊपर कि मैक्सिमम हेड ऑफिस एक्सपेंसेस कितने अलाउ होने चाहिए। दैट इज 5% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर एनी हेड ऑफिस एक्सपेंसेस और द एक्चुअल एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर। तो अगर हम यहां पे कैलकुलेट करें जी, ये आता है अराउंड 1 लाख रुपीज। सो 20 लाख माइनस 1 लाख 19 लाख वुड बी योर टोटल इनकम मेरे हिसाब से। यस, जहां ये नेट लॉस दिखा रहे हैं वहां पे टेक्निकली इनकम आना चाहिए। 44C रिस्ट्रिक्ट द अलाउेबिलिटी ऑफ हेड ऑफिस एक्सपेंसेस। अब मैं आपको बताता हूं ये रिस्ट्रिक्ट क्यों करते हैं हेड ऑफिस एक्सपेंसेस। इसका लॉजिक आपको मैंने समझाया था बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग्स के अंदर में। इसे हम कहीं ना कहीं LOB बेनिफिट भी बोलते हैं, जो इंटरेस्ट के ऊपर आता है, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस के ऊपर आता है। क्या होता है? इंटरेस्ट के लिए आप पढ़ेंगे सेक्शन 94B और हेड ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए पढ़ेंगे 44C, जिसको अलग शब्दों में हम लोग कहते हैं सार।
सार भी कहते हैं स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रेगुलेशन। ये लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट होता है जहां ओईसीडी गाइडलाइंस के हिसाब से अगर बेस इरोज करके प्रॉफिट शिफ्ट किया जा रहा है किसी दूसरे कंट्री के अंदर, तो हर कंट्री को अपने खुद के लॉज बनाने चाहिए जहां पे वो कोई भी बेनिफिट एक्सपेंसेस या अदर तरह के कोई एक्सपेंडिचर को क्या कर दे, एक लिमिट प्रोवाइड कर दे और लिमिट के ऊपर ये खर्चे अलाउ ना हो। ठीक उसी तरीके से सेक्शन 44C लाया गया था बेप्स की गाइडलाइंस के हिसाब से। 44C restricts the allowability of head office expenses to the extent of lower of an amount equal to 5% of adjusted total income or amount actually incurred as is attributable to business. What is adjusted total income? कुछ नहीं, अगर इसमें से कोई इनकम माइनस की होगी तो वो वापस क्या कर दिया जाता है, एड बैक कर दिया जाता है। For the purpose of computing adjusted total income, the head office expenses 45 lakh charged to P&L have to be added back. In other words, income before charging head office expenses has to be considered. वो कितनी थी, 20 लाख। इसमें से हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, यहां चाहो तो 44C का रेफरेंस दे सकते हो। 5% ऑफ 20 लाख और एक्चुअल 45 लाख। सो लोअर क्या था, 1 लाख। टोटल इनकम कितनी बन गई, 19 लाख रुपीज आपकी क्या बन गई, टोटल इनकम बन गई। टीडीएस का सिचुएशन क्या होगा, एंड द अग्रीमेंट हैव बीन एंटर्ड इनटू बिफोर 1 जून 2001। द टैक्स पेबल इन एनआई इज टू बी पेड। वेट, ये अनदर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपका हो गया हो तो दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 5, सर क्वेश्चन नंबर 5 आप कट कर दीजिए। वैसा भी मैंने आपको बोला ये एक ओल्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 आप कट कर दीजिए। इसको कट कराने के पीछे का स्पेसिफिक रीजन, दे वांट अस टू प्रोवाइड द डिटेल बिफोर 1 जून 2002। ये बहुत स्पेसिफिक पार्ट है। मैं अगर आपको बता दूं इस बारे में, तो रॉयल्टी और टेक्निकल फीस का जब आप प्रोविजन पढ़ोगे, रॉयल्टी और टेक्निकल फीस का जब आप प्रोविजन पढ़ोगे, प्रिसाइजली 10(6)(a) एक सेक्शन आता है जो ये बहुत ज्यादा डीप के अंदर में जाकर के उनने पूछा है, जिसका स्पेसिफिक जवाब आपको कहां मिलेगा मैं आपको बताता हूं। अगर आप मॉड्यूल भी ओपन करोगे और मॉड्यूल ओपन करके आप रॉयल्टी वाला पार्ट पढ़ोगे तो उसमें 2 पार्ट आते हैं, बिफोर 2002, आफ्टर 2002। तो ये जो क्वेश्चन है ये बिफोर 2002 के ऊपर बेस्ड है। मैं चाहता हूं आप इसे कट कर लीजिए। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल पूछे जाने वाला पार्ट नहीं है, सिंस इट्स एन ओल्ड क्वेश्चन तो हो सकता है, बट इसके पीछे का मैं आपको ग्लिम्स जरूर दे देता हूँ। यस और नो, नहीं प्रोविजन पढ़ते वक्त आप इतना ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। आपको मॉड्यूल के अंदर ये मिल जाएगा जब आप रॉयल्टी वाला पार्ट पढ़ेंगे, टैक्सेशन ऑफ नॉन रेसिडेंट टॉपिक के अंदर में। पार्ट सुनिए, 2002 के पहले रॉयल्टी या टेक्निकल फीस जो पे करते थे, राइट, और ये अग्रीमेंट के तहत होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जो अप्रूव की गई अग्रीमेंट है उसके अंदर में होता था। तो ऐसे जितनी भी रॉयल्टी इनकम है इनको एग्जम्प्ट किया जाता था अंडर सेक्शन 10(6)(a), और आज भी ये प्रोविजन बरकरार है उन अग्रीमेंट्स के लिए जो 2002 से पहले एंटर हुई है। यस और नो, 2002 के बाद हम लोगों ने इस प्रोविजन को चेंज कर दिया एंड अल्टीमेटली एक 10% का टैक्सेबिलिटी लेके आ गए हर तरह की रॉयल्टी इनकम के ऊपर, जिसके तहत सेक्शन 9 में चेंज किया गया, डीटीडब्ल्यूएस में चेंज किया गया और 10% का एक अमाउंट ऑफ रॉयल्टी पे टैक्स हम लोगों ने करना चालू किया। जब हम 10% रॉयल्टी की बात कर रहे हैं, एप्लीकेबल सरचार्ज एंड सेसेस के अंदर में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। हाँ, तो अगर आप देखेंगे ये ओल्ड प्रोविजन थी, न्यू प्रोविजन ये है। रॉयल्टी जो 30 लाख है इसे ग्रॉसअप करके 115(a) के अंदर में लाया जाएगा और जो अग्रीमेंट हुए हैं उसको 10% टैक्स के अंदर में रखा जाएगा। तो ये काफी ओल्ड क्वेश्चन है, आप इसको छोड़ भी देंगे तो भी चलेगा। 6th, assuming that another foreign company has entered into identical technical know-how agreement with another Indian company and has obtained an advance ruling, can NI make use of the said ruling? आपको याद दिला दूं, सेक्शन 245(s) के ऊपर एक क्वेश्चन है। चैप्टर कौन सा रहेगा, चैप्टर रहेगा एडवांस रूलिंग, और सवाल होगा एप्लीकेबिलिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। किसी दूसरे का एडवांस रूलिंग क्या मैं यूज कर सकता हूँ? आंसर इज नो। हमने इस पे एक बलराम का क्वेश्चन भी सॉल्व किया था जो मॉड्यूल के अंदर में भी दिया है, जिसके अंदर में था कि मेरे भाई ने सिमिलर रूलिंग ली है, क्या वो मैं अप्लाई कर सकता हूँ? आंसर इज नो। एडवांस रूलिंग इज वेरी स्पेसिफिक टू अ पर्सन ऑन दैट ट्रांजैक्शन एंड डिपार्टमेंट। किसी और का एडवांस रूलिंग यूज नहीं कर सकते, ये केस लॉ नहीं है।
So as per section 245S, the advanced ruling pronounced under section 245R by the authority of advanced ruling shall be binding only on the applicant, who has sought it, and in respect of specific transaction, and it shall also be binding on principal commissioner, and income tax authority subordinate to him. Consequently, NOI cannot use the advance ruling obtained on an identical issue by another company, जिसके साथ एक citation भी पेश है, पी शेखर ट्रस्ट. ये आप नहीं भी लिखोगे अभी तो भी चलेगा, क्योंकि ये settled law है. However, though the advance ruling pronounced does not become precedent, it has a persuasive value where the fact warrant the reference to the ruling of AAR, there is no legitimate bar on relying. अच्छा, इसका मीनिंग समझिए. हालांकि अगर AAR अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग चाहे तो किसी और केस का रेफरेंस ले सकते हैं, क्योंकि उसका परसेसिव वैल्यू है किसी और का जजमेंट देने के लिए. तो अगर आप चाहें तो आप बोल सकते हैं कि आप इसका रेफरेंस लीजिए, लेना है नहीं लेना है अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग डिसाइड करेगा. उसको परसेसिव वैल्यू है, परवेसिव वैल्यू है, पर एट द सेम टाइम वो एज इट इज अप्लाई नहीं होगा. आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा इसको अप्लाई करने देना है या अप्लाई करने देना नहीं है. गेटिंग इट और नॉट? दैट्स इट. आ जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर. पहला क्वेश्चन आप फटाफट रीड कर लीजिए. Write the most appropriate option to each of the following question by choosing one of the four option given. Each question carry 2 marks. ये आया सबसे important ज्यादा मार्क्स वाली चीजें. NI as an asset in India as well as outside India. The asset including building, machinery, land. As regards to the asset test for the purpose of poem to be considered as company having active business outside India, one has to consider whether 50% or more of the total book value of assets are located outside India, 50% of the more market value of land and book value of building are located outside India, 50% or more of average value of assets for tax purpose in USA are located outside India, 50% or more of the average value, ये है सही जवाब, average value of building and planted machinery for tax purpose in USA at the beginning and at the end of the year, and the value of land as per books of account is located outside India. मैंने ऑप्शन सिलेक्ट क्यों किया? इसके पीछे एक रीजन है. इसके पीछे रीजन है पोयम की गाइडलाइन. पोयम की गाइडलाइन हमें एवरेज लेने बोलती है पिछले 3 सालों का. जिस प्रीवियस ईयर का आप निकाल रहे हैं उसके पहले के जो 3 प्रीवियस ईयर है उसका आपको एवरेज लेने बोलती है. अगर 3 प्रीवियस ईयर से एग्जिस्टेंस नहीं है, लेट्स से 2 प्रीवियस ईयर से होगा, तो हमें उस पर्टिकुलर ईयर के डिटेल लेने होंगे. पर हमें जो लेना होता है वैल्यू, वो लेना होता है एवरेज. और इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक और चीज था कि जो वैल्यू ऑफ लैंड है ये हमें क्या लेना होता है? वैल्यू ऑफ लैंड है ये हमें लेना होता है एज पर द बुक वैल्यू एज गिवन इन अकाउंट्स. हेंस दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. पोएम की गाइडलाइन में जाके आप इसका आंसर देख सकते हैं. सेकेंड, assume that the income of SI is as under. Place of earning, earned in India, earned outside India, total income, only purchases of goods is from associated enterprises, only sale of goods is to associated enterprises, both purchase and sales are made from associated enterprises, royalty, dividend. Okay. Which of the following statement is true? SI can said to be engaged in a boy since its royalty, dividend, interest income is not more than 50% of its total income. SI is engaged in active business outside India since its income referred to in 3 and 4 is not more than 50% of its total income. (15, 25, 9). SI is not engaged in ABOE
since its income in 1, 2, 3 and 4 exceeds 50%, गलत, exceeds 50%, ये देखिए ये दो तो आने नहीं वाला, क्योंकि वर्ड पोयम की गाइडलाइन अगेन आपको यहाँ पे रेफर करनी होगी। पोयम की गाइडलाइन हमसे कहती है कि भैया एक्टिव बिजनेस जो होना चाहिए, it should not be more than passive income should not be more than 50%. One of the criteria of poem guideline is passive income should not exceed more than 50% of the total income. Passive income के अंदर में क्या आता है? Both purchase and sales are from associated enterprises plus royalty, dividend, interest. इन दोनों को अगर हम मिला दें, right, ये आपकी total income से ऊपर नहीं जा रहा है, hence the answer should be B. घुमाने की कोशिश की है, इन दो से आपको कोई लेन देन नहीं, टेक्निकली 1, 2, 3 इनका ही काम था, बाकी सिर्फ और सिर्फ आपको घुमाने की कोशिश की और कुछ नहीं किया है। थर्ड, एन इंडियन ब्रांच ऑफ फॉरेन कंपनी, एन इंडियन ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक हैज पेड एन इंटरेस्ट ऑफ 2 crore टू इट्स हेड ऑफिस and 1 crore to Colombo branch. Tax has to be deducted at source. Nil. Ask me why. भाई साहब, इंडियन बैंक अगर दूसरे ब्रांच को पेमेंट कर रही है, इंडियन ब्रांच ऑफ फॉरेन कंपनी, फॉरेन बैंक दूसरे ब्रांच को अगर कोई पेमेंट कर रही है, इस पे टीडीएस डिडक्शन का कोई प्रोविजन है ही नहीं, इस पे कुछ टीडीएस डिडक्शन नहीं होने वाला। आंसर इज नन ऑफ द अबव। AAR will not allow application made by PSU if the question raised in the application is pending before ITAT, involve determination of fair market value, is designed for prima facie for avoidance of tax. जहां PSU की बात आती है वहां पे फेयर मार्केट वैल्यू डिटर्मिनेशन वाला पॉइंट आएगा। देखिए, पीएसयू का जो मैटर है, ये पेंडिंग हो या ना हो, इस पे कोई मैटर करता है क्या? यस, इस पे मैटर करता है, लेकिन इट शुड नॉट बी डिटरमाइनिंग फॉर इन्वॉल्विंग ऑफ एनी फेयर मार्केट वैल्यू, ये काम की चीज है। क्योंकि देखिए, पीएसयू के केस में केस पेंडिंग होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन आपको मिलेगा एडवांस रूलिंग में। ABL इज डिजायरस ऑफ ऑब्टेनिंग एडवांस रूलिंग। 100 करोड़ तक का ट्रांजैक्शन है, फीस कितनी लगेगी? 2 लाख रुपए। 100 से 300 करोड़ एंड 300 करोड़ अबाव, राइट, और पीएसयू का मैटर है तो 10,000 रुपीज। ABL has purchased commission कितना of 7 lakh purchase, has paid purchase commission, I stand corrected, my bad. ABS has paid the purchase commission of 7 lakh to Mr. Guru, a resident. Tax has to be deducted at source. बताइए कितना टैक्स डिडक्शन एट सोर्स आएगा? कौन से सेक्शन में डील हो रहा है सर? 194H। ABL has paid a sum of 12 lakh during the year 31st ended to the Airport Authority of India towards landing charges. याद होगा तो TDS के चैप्टर्स पेपर 7 में हमने ये डिस्कस किया है, लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस। फॉर यूजिंग द ग्राउंड द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड is 24,000। क्या लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस 194C के अंदर में आएगा? आंसर इज यस। द फॉलोइंग रेसिडेंट कैन बी एप्लीकेंट फॉर सीकिंग एडवांस रूलिंग: पब्लिक सेक्टर, रेसिडेंट इनटू ट्रांजैक्शन विथ नॉन रेसिडेंट इन रिलेशन टू टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ नॉन रेसिडेंट,
resident in relation to tax liability arising out of one or more transaction valuing 100 crore in total and resident in relation to his tax liability arising from one or more transaction valuing 1 crore in total. Answer should be C. Public sector, resident having transaction with non-resident and where the resident having transaction with resident and value of transaction exceed 100 crore. लास्ट वाला इसके अंदर में आता ही नहीं. ABL made an application seeking advance ruling on 2nd January. ABL wanted to withdraw the said application. बताइए कब तक के अपना वो एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकती है? विद इन 30 डेज. 2 जनवरी से 1 फरवरी 30 डेज के अंदर में अपना एप्लीकेशन विड्रॉ करना है तो कर सकती है 30 डेज. द फॉलोइंग पर्सन्स आर इन्वॉल्व्ड इन एडवांस रूलिंग. एप्लीकेंट हु आर सॉट कमिश्नर, jurisdictional income tax authority subordinate to commissioner, jurisdictional principal chief commissioner to income tax to whom commissioner is subordinate. बताइए आंसर क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली सी. अभी हम पढ़ के आए असेसी, कमिश्नर एंड इनकम टैक्स अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू कमिश्नर. आंसर शुड बी सी. सो फाइनली केस स्टडी नंबर 9 हो चुका है. 6 क्वेश्चन थे. सिंस ये ओल्ड केस स्टडी था इसके अंदर का एक क्वेश्चन मैंने कट करवाया. हालांकि मैंने उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया. आप चाहें तो ले सकते हैं, चाहे नहीं चाहें तो आप नहीं भी ले सकते हैं. ये कंसिडर हमने कर लिया. एंड इसी के साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है. क्या सीखा हमने इसमें? इसके अंदर में पोयम था, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग थी, इक्वलाइजेशन लेवी था, टीडीएस का कॉन्सेप्ट था. इन सब चीजों को मिक्स करके केस स्टडी बनाई थी. और इसी के तहत मैं सभी बच्चों को बताना चाहता हूं कि इंस्टीट्यूट आपको कोई डायरेक्ट केस स्टडी नहीं देगा. राइट. आपको मल्टीपल जगह पे अपना दिमाग लगाना होगा, किस तरीके से क्या अप्लाई करना है वो देखना होगा और उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना होगा. जो लोग नवंबर दे रहे हैं, नवंबर 20 दे रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि यस आप लोग फटाफट, अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आई होगी या कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होगी तो प्लीज पेपर 6 ही देखिए. ये वो पेपर नहीं है जिसको आप सोचेंगे कि हाँ पेपर 7 के 7 टॉपिक तो कॉमन है, हम लोग देख लेंगे, हम लोग मैनेज कर लेंगे. मैं केस स्टडी जानबूझ के कुछ यूट्यूब के ऊपर डालना चाह रहा था. उसके पीछे का लॉजिक ये था, मैं उन लोगों को बताना के लिए डाल रहा था जिन लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो ये प्रिपेयर कर सकते हैं. तो मैं चाह रहा था कि देख लो केस स्टडी किस हिसाब से आते हैं, और अगर तुमको अब भी लगता है कि तुम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है बेटा. बहुत सारे केस स्टडी तुम प्रिपेयर कर लो और ये वीडियो देख लो. उम्मीद है आपको केस स्टडी 9 पसंद आया होगा, और अगर आया होगा तो स्टे ट्यून्ड विद अस. मैं एक और केस स्टडीज के साथ जल्द आने वाला हूं. थैंक यू फ्रॉम वी स्मार्ट अकेडमी. बाय एंड टेक केयर.